यार रास्ता बहुत ज़्यादा, ये इसका एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से आपको एग्ज़िट करना होता है। और वाकई में यार ये देखिए बहुत सकरी जो गुफ़ा है वो है, यहाँ से निकलना पड़ता है इस तरह से। अगर आपका वेट ज़्यादा है, मोटे हैं ना, तो फंस जाएंगे, इसलिए इस रास्ते से मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम महेंद्र केव के पास आए हैं। ये महेंद्र केव्स जो हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोखरा में ये फेमस है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए इस जगह को। तो जब भी आप यहाँ पर महेंद्र केव्स में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप दिन के समय में ही आए, क्योंकि ऑलरेडी जो अंधेरा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है केव्स के अंदर। अब मुझे भी नहीं पता कि अभी मैं अंदर जाऊँगा तो आपको कितना कुछ मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि अंधेरा यहाँ से ही मुझे। ठीक है भैया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम मध्य प्रदेश इंदौर। जी छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। तो भैया छत्तीसगढ़ से, एमपी से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और वीडियो में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इधर जो है वो महेंद्र केव्स जो है वो बनी हुई है। देखिए केव्स के नीचे हम जा रहे हैं, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे नीचे जाके। और बिहार से भी आए हैं भैया, ये बोल रहे हैं कि बिहार से भी आए हैं। तो इंडियंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं नेपाल में जब आप यहाँ पर आते हैं, और कुछ ऐसा लगता नहीं है ख़ास कि बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ पर इंडिया से। और देखिए अंधेरा कितना ज़्यादा है, जब आपको मैं नीचे लेकर चलूँगा तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या जो चीज़ें हैं वो मैं क्या दिखा पाऊँगा अंदर, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फ़िज़िकली अगर आप यहाँ पर आएँगे तो उस चीज़ को आप अच्छे से फील कर सकते हैं। बाकी कैमरा से अब मैं जितना भी आपको दिखा पाया वो आप देखिए। और कई बार जो इंस्ट्रक्शन है ना वो नेपाली में लिखे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो भी इस जगह को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो इंग्लिश में भी लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर सिर्फ नेपाली में कुछ चीज़ें लिखी हैं, और कई बार वो पढ़ने में आती हैं लेकिन समझ में नहीं आती हैं, और कई बार पढ़ने में भी नहीं आती है। तो थोड़ा हिंदी से रिलेटेड है ज़रूर, लेकिन समझ नहीं आता है पढ़ने के बाद भी। तो इस गुफ़ा को एक्सप्लोर करने की जो फ़ीस है वो लगभग 80 रुपये नेपाली, लगभग 50 रुपये इंडियन में होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले गुफ़ा में। पैसों की तो खैर ये है कि इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग चाहते हैं वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें मिले, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है और कितना नहीं। तो ये गुफ़ा में इस तरह की कुछ लाइटिंग की गई है, लेकिन हर जगह नहीं है लाइटिंग। बीच में अंधेरा बहुत ज़्यादा है, अगर आप नीचे देखकर नहीं चलेंगे तो स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर हैं वो इस तरह से बड़े बड़े पत्थर हैं, आपके पैर जो हैं वो स्लिप हो सकते हैं। यहाँ पर कोई मूर्ति रखी हुई है और उसकी जो पूजा अर्चना है शायद लोग करते हैं, और धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गुफ़ा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, महज 2-3 मिनट में ही आप बहुत अंदर तक आ जाते हैं। और वहाँ पर जो है गणेश जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है, तो शायद वही जो है एंड पॉइंट है जहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और अच्छा, तो ये जो वहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि मंदिर बना हुआ नहीं है, ये प्राकृतिक है, और अगर ये प्राकृतिक है तो ये कई सैकड़ों सालों से यहाँ पर मौजूद होगा। पंडित जी के पास चलते हैं, बात करेंगे उनके पास भी जाकर। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है अंदर, बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी लग रही थी, और यहाँ पर गुफ़ा के अंदर थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि टेम्परेचर कम है। और पंडित जी से भी पूछ लेंगे थोड़ा सा मंदिर के बारे में, गुफ़ा के बारे में। तो अंदर एक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, और काफ़ी समय से है। पंडित जी का कहना है कि हज़ारों सालों से जो मंदिर है वो यहीं है, और जो मंदिर है ये बनाया नहीं गया है, ये मंदिर यहीं पर है कई सालों से। और पंडित जी ने मुझे वहाँ पर अपने पास बुलाया और उन्होंने धन्यवाद भी कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नेपाल आए, आपने यहाँ पैसा खर्च किया, और बहुत शुक्रिया जो है वो अदा कर रहे थे। तो ये नेपाल और इंडिया के जो रिलेशन है वो हमेशा से रहे हैं। वो यही बोल रहे थे कि नेपाल और इंडिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हम आपके देश जैसे ही हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है, जब आप यहाँ आते हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादातर हिंदी समझ जाते हैं, और भाषा की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती है, और आप जब उनको हिंदी में कुछ बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं। एक पॉइंट है, कार्तिक इधर वो जलाओ ना, लाइट जलाओ इस तरफ। देखिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत ही यार ख़तरनाक रास्ता है ये। तो कहाँ रखे पैर यार, रास्ता बहुत ज़्यादा। ये इसका एग्ज़िट
पॉइंट है, यहाँ से आपको एग्ज़िट करना होता है। और वाकई में यार ये देखिए बहुत सकरी जो गुफ़ा है वो है, यहाँ से निकलना पड़ता है इस तरह से। अगर आपका वेट ज़्यादा है, मोटे हैं ना, तो फंस जाएंगे, इसलिए इस रास्ते से मत आइएगा। एक और रास्ता भी है उस तरफ जहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं, जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ से भी आ सकते हैं। इधर देखिए कितना सकरा जो रास्ता है वो बना हुआ है, बस इतनी सी जो जगह है उसमें से आपको निकल कर आना है, और नीचे और भी कम जगह है। तो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। गुफ़ा ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, महेंद्र केव को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत ही अंधेरा था यार अंदर, और गुफा थोड़ी खतरनाक है। अंदर आप जाएंगे, बड़ी नहीं है लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा अगर आप एक बार भी एक्सप्लोर करेंगे। अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ मज़ा आया यहाँ पर अंदर जाकर। थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है ऊपर भी, आपको थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन कोई बात नहीं। पहाड़ों में घूम घूम के जो सीढ़ियाँ चढ़ने की जो आदत है ना वो हो गई है। और अब यहाँ पर पास में ही जो विंध्यावासिनी मंदिर है, विंध्यावासिनी मंदिर जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, और महेंद्र केव से 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। तो बस उसी मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। तो भाई स्कूटी जो है हमने रेंट पे ली है, और अभी फ़िलहाल में यहाँ पर रुके हुए हैं। एक जगह है एक पहाड़ी के ऊपर, ताकि थोड़े अच्छे शॉट्स आ पाएँ। तो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो स्कूटी रेंट करके आएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से आप आएंगे। ऊंचाई पर है, टाइम बचाना है, स्कूटी लीजिए और पूरा जो पोखरा है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। हमने आज इस स्कूटी को रेंट किया है, जिसका हमने 1000 नेपाली रुपीज़ जो है वो होता है लगभग 600-650 रुपये में ये रेंट में मिली है। तो भाई पोखरा के अंदर घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए स्कूल के जो बच्चे हैं, अभी छुट्टी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये पता चली कि नेपाल के अंदर जो वीकली ऑफ होता है ना, वो संडे नहीं होता है, वो सैटरडे के दिन होता है। तो संडे के दिन भी इनका स्कूल जो है वो लगता है। ये बच्चे जो हैं सुबह स्कूल आए होंगे, शाम का समय हो रहा है, लगभग 4 बज रहे हैं, और पोखरा की इन गलियों में घूमने का एक मज़ा ही अलग है यार। यहाँ पर बहुत शांति है। काठमांडू से अपने आप में एक बहुत अलग प्लेस है। तो जो काठमांडू जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी धूमधाम ज़्यादा है, लेकिन पोखरा अपने आप में एकदम शांत है। तो बहुत शांत है ये पोखरा। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो हर जगह को आप एक्सप्लोर कीजिए। सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपनी जो स्कूटी है ना वो रेंट से ले लो, और क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। जो चीज़ आप 2 दिन में कवर करेंगे बस से या कहीं दूसरी एप्लीकेशन से, पठाओ ऐप से बाइक हायर करके, वो आप स्कूटी से बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। ये चीज़ हमको अब समझ में आई है जब हमने स्कूटी हायर की है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं हम, और बहुत सारी चीज़ों को हमने फटाफट से एक्सप्लोर कर लिया है। और आप अगर कम समय के लिए आए हैं तो स्कूटी हायर कर लीजिए। साथ में मेरे मित्र भी हैं, वो नेपाल में ही मुझे मिले थे काठमांडू के अंदर, तो वहीं से हम 2 लोगों की दोस्ती हुई। साथ में हम पोखरा घूम रहे हैं, और साथ में हम इंडिया भी जाएंगे। तो अब यहाँ से महेंद्र केव को एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं विंध्यावासिनी टेम्पल, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और फेमस मंदिर है पोखरा का। तो आप भी आते हैं तो यहाँ पर जो माता जी हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो दोस्तों महेंद्र केव देखकर अब हम विंध्यावासिनी जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने के लिए आ गए हैं। आप देखिए हर जगह पर यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर जो मंदिर है वो कैसा है। तो मेरे पीछे आप माँ विंध्यावासिनी मंदिर को देख सकते हैं। अभी मंदिर के अंदर मैं दर्शन करके आ गया हूँ, और मंदिर में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी ये दोनों अलाउ नहीं है। तो जो माँ विंध्यावासिनी है वो असल में दुर्गा माँ का ही एक रूप है, और यहाँ पर इस मंदिर की जो मान्यता है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है पोखरा में। अगर आप आते हैं तो जो महेंद्र केव्स है उसके आसपास ही जो ये मंदिर है वो पड़ता है। 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मंदिर के अंदर माता जी की एक ब्लैक कलर की जो प्रतिमा है वो विराजमान है, और एक सोने का हार भी उन्हें पहनाया गया है। तो गोल्डन कलर का एक इंटीरियर आपको देखने को मिलता है वहाँ पर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मंदिर अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। जब इस पर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं तो एक अलग ही शाइन जो है वो नज़र आती है। अभी तो वैसे 4 बज रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जब शाम को एकदम गुनगुनी धूप इस मंदिर के ऊपर पड़ती होगी तो ये मंदिर पूरी तरह से सुनहरा लगता होगा, और अभी भी सुनहरा ही लग रहा है। तो यहाँ पर मंदिरों में या उसके आसपास के हिस्सों में जो पैगोडा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादातर आपको दिखाई देता है। पीछे आप देख सकते हैं, और
ये काठमांडू में भी मैंने जितने भी मंदिरों में दर्शन किए हैं तो कुछ मंदिर जो हैं वो पैगोडा स्टाइल से ही बने हुए थे। तो यहाँ पर इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो आपको अक्सर देखने को मिलती है। तो ऊपर विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब यहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं। वो वहाँ पर मेरे एक मित्र हैं, उन्हीं के साथ घूम रहे हैं हम पोखरा। और यहाँ पर एक शिवानंद कुंड है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। क्या है ब्रदर वहाँ पर शिवानंद कुंड में? कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं भगवान की जगह। तो ये देखिए ऐसे कुछ पापी दोस्त मिले हैं जो भगवान को आप बोलते हैं कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो रखा हुआ है और यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है साइड में, इधर एक मंदिर भी है। तो शायद अभी डिज़ाइनिंग हो रही है, यहाँ कुछ बनना बाकी है। और अब हम यहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं लेकिन उस हैंगिंग ब्रिज को देखने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन आपको जाना चाहिए क्योंकि वैसे ब्रिजेस हमारे इंडिया में भी बहुत कम बने हुए हैं। तो आप अगर जाएंगे तो एक नया एक्सपीरियंस जो है उस ब्रिज पर मिलेगा। अगर आप शाम को वहाँ पर जाते हैं तो सबसे अच्छा समय होगा उस ब्रिज को एक्सप्लोर करने का। धन्यवाद।